सुप्रभात, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। हाय, दिस इज डीसी यादव और आप सभी लोगों का DCIS पे स्वागत है। 11 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम, जो हमारे आने वाले एग्जाम जैसे IAS, PCS, SSC, बैंकिंग, रेलवे और अग्निवीर सेना भर्ती में अति महत्वपूर्ण होंगे। आज का अपना पहला सवाल है कि स्वास्थ्य सेवाओं में ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। ड्रोन का उपयोग करने वाला मेडिकल सप्लाई में भारत का पहला राज्य बन गया है। बात अगर उत्तराखंड की करें दोस्तों, तो 9 नवंबर को ये सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। दरअसल नवंबर महीने में और सन 2000 में 3 नए राज्य अस्तित्व में आए थे। सबसे पहले 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य बना था और ये राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। इसके अलावा दूसरा जो राज्य था वो 9 नवंबर को बना था उत्तराखंड, जिसे हम पहले उत्तरांचल के नाम से जानते थे, लेकिन सन 2007 में उत्तरांचल की सरकार ने इसका नाम बदल के उत्तराखंड कर दिया और ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था 9 नवंबर सन 2000 में। इसके अलावा 15 नवंबर को एक और नया राज्य अस्तित्व में आता है, जिसे आज हम झारखंड के नाम से जानते हैं और ये बिहार से अलग होता है। तो नवंबर महीने में सन 2000 में 3 नए राज्य अस्तित्व में आए। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आया, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना, जबकि 9 नवंबर को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से होकर बना और 15 नवंबर को झारखंड बिहार से अलग होकर बना। 15 नवंबर को झारखंड अपनी स्थापना दिवस और जनजातीय गौरव दिवस भी मनाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा जो जनजातियों के नेता थे उनका जन्म हुआ था। हाल ही में इनका जन्म काफी उत्सव के साथ मनाया गया झारखंड में। अब यह बात दोस्तों हम उत्तराखंड की कर ले, क्योंकि ड्रोन सप्लाई मेडिकल के लिए करने वाला, मेडिकल सप्लाई के लिए ड्रोन यूज करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है। तो उत्तराखंड की जैसे हमने स्थापना की बात कर ली, यहाँ के जो CM है यानी मुख्यमंत्री हैं वो है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी ये एक ऐसा राज्य रहा है दोस्तों जहां 3 मुख्यमंत्री एक वर्ष के भीतर बदले गए थे, बट अल्टीमेटली पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर राज्यपाल की बात की जाए तो यहाँ पे गुरमीत सिंह है, गुरमीत सिंह ये राज्यपाल है उत्तराखंड के। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड ऑल ऑफ यू दैट पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं। और अगर उत्तराखंड की बात की जाए दोस्तों, तो उत्तराखंड में जो विधानसभा की सीटें हैं उनकी संख्या है 70। वही लोकसभा में 5 सीटें हैं और राज्यसभा में 3 सीटें। कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तराखंड से 5 लोग चुन के लोकसभा में जाएंगे और 3 लोग चुन के राज्यसभा में जाएंगे। उत्तराखंड का जो राजकीय पुष्प है वो है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल ये काफी फूलों की घाटी में पाया जाता है उत्तराखंड में। और इनका जो राजकीय पक्षी है वो है हिमालयन मोनाली। तो मोनाली जो पक्षी होती है उसमें हिमालयन मोनाली जो होती है ये उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। अगर राजकीय पशु की बात की जाए तो उत्तराखंड के ही बद्रीनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाने वाले कस्तूरी मृग जो है, आपको पता है ये हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है और उत्तराखंड के बद्रीनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य में काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ये जानवर देखने को मिलता है कस्तूरी मृग। तो कस्तूरी मृग इनका राजकीय पशु है, मोनाली राजकीय पक्षी है, ब्रह्म कमल राजकीय पुष्प है। विधानसभा में सीटें हैं 70, लोकसभा में 5 है और राज्यसभा में सीटें हैं 3। दोस्तों अगर बायोस्फीयर रिजर्व की मैं बात करूं तो जो नंदा देवी है, यहाँ पे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपको मिलेगा उत्तराखंड में। टोटल भारत में बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनकी संख्या है 18। पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो नीलगिरी था, जो आपको केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक वाले क्षेत्र में मिलेगा।
यानी वेस्टर्न घाट में। तो टोटल जो बायोस्फीयर रिजर्व भारत में है उनकी संख्या 18 है। पहला नीलगिरी था। आखिरी की अगर बात की जाए तो पन्ना है, पन्ना जिसे घोषित किया गया था मध्य प्रदेश में 2 बायोस्फीयर रिजर्व मिलेंगे, पन्ना और पंचमढ़ी मिलेगा आपको। और हमने जैसे बताया कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ये बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों यूनेस्को के द्वारा शुरू किए गए थे। यूनेस्को जिसे आप जानते होंगे, इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। और यह बात दोस्तों उत्तराखंड के, अगर हम नेशनल पार्क की बात करें कि कितने नेशनल पार्क हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, तो राष्ट्रीय उद्यानों की अगर बात की जाए तो 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे उत्तराखंड में। सबसे पहले हम बात करते हैं जिम कॉर्बेट की। तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है 1936 में बनाया गया था ये, और ये उत्तराखंड का ही नहीं भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो योर आंसर विल बी जिम कॉर्बेट। अब अगर पूछा जाए कि जिम कॉर्बेट कहां पे है, तो उत्तराखंड में है। कब बनाया गया था? 1936 में। अगर आगे बात करें अन्य राष्ट्रीय उद्यानों की उत्तराखंड की, तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये आपको मिलेगा। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इसके अलावा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। ये गोविंद जो है राष्ट्रीय उद्यान, जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, मूलतः उत्तराखंड से आते हैं, लेकिन जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ तो उसमें आ गए। यानी उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, उनके नाम पे भी राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। और ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1990 में। इसके अलावा दोस्तों आपको नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की मैंने बात की, नंदा देवी भी राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा। 1987 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। नंदा देवी आपको चोटी भी मिलेगी, जो केटू और कंचनजंगा के बाद भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और एक राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा गंगोत्री। गंगोत्री जहां से भागीरथी नदी निकलती है और आगे जाके अलकनंदा में मिलकर गंगा का नाम धारण करती है। तो गंगोत्री भी राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तराखंड में मिलेगा। इसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एंड जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हमने बताया कि जैसे गंगोत्री जो आपका ये है ग्लेशियर है, यहां से जो नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी, आप लोग जानते होंगे, ये तो आपने गंगा सिस्टम पढ़ा है। और यहाँ सतपथ जो है, यहां से सतपथ से निकलती है अलकनंदा, आगे जाके दोनों जहां मिल जाती हैं वहां पे गंगा इसको नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे एक नदी है भागीरथी, और इस भागीरथी पे बनाया गया है टिहरी बांध। इस भागीरथी पे है टिहरी बांध। और टिहरी बांध जो है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जैसे सबसे लंबा बांध की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि हीराकुंड जो बांध है वो भारत का सबसे लंबा बांध है, लेकिन सबसे ऊंचे बांध की अगर बात की जाए तो टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पे है। भागीरथी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री। गंगा सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत चलते चलते बता देता हूं दोस्तों। यहां पे गंगोत्री ग्लेशियर मिलेगा आपको, और यहां से निकलती है भागीरथी नदी। यहां पे आपको सतपथ ग्लेशियर मिलेगा, जहां से निकलती है अलकनंदा। उसके पहले इसमें बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, धौली गंगा, पिंडारी, नंदाकनी, मंदाकनी, जिसमें रुद्र प्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णु प्रयाग। और जहां पे गंगोत्री और अलकनंदा दोनों मिलती हैं उसे देवप्रयाग कहते हैं। सबसे पहले ये मैदानी भागों में उतरती है, ऋषिकेश आती है, उसके बाद हरिद्वार, और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है, और अल्टीमेटली ये बांग्लादेश में होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल अपना है कि किस राज्य ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? यह भी ड्रोन से संबंधित एक सवाल है।
जैसा कि हमारा पिछला सवाल था कि मेडिकल सप्लाई में ड्रोन उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। लेकिन एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश या गुजरात? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघालय में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया गया है। मेघालय जो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। मेघालय का जो होता है तात्पर्य होता है यानी बादलों का घर। 1972 में यह राज्य अस्तित्व में आया था। पहले यह असम राज्य का हिस्सा हुआ करता था और असम दोस्तों एकमात्र ऐसा पूर्वोत्तर भारत का राज्य है जो सभी राज्यों को स्पर्श करता है। वो अरुणाचल प्रदेश को भी स्पर्श करता है, वो नागालैंड को भी स्पर्श करता है, वो मणिपुर को भी स्पर्श करता है, मिजोरम को भी करता है, त्रिपुरा को भी करता है और मेघालय को भी करता है। यानी असम एक ऐसा राज्य है पूर्वोत्तर का जो सभी पूर्वोत्तर राज्यों को स्पर्श करता है। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। मेघालय की अगर हम बात कर लें तो यहां पे दोस्तों एनपीपी सत्ता में है, नेशनल पीपल पार्टी, जो आपको पता होगा कि 2013 में गठित की गई थी ये पार्टी और कामराड संगमा जो है इनके मुख्यमंत्री प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे हेड हैं और ये एक राष्ट्रीय पार्टी है। हाल ही में आपको पता है कि जो केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है यानी आप वो नवी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है और इससे पहले जो राष्ट्रीय पार्टी बनी थी वो एनपीपी बनी थी और इसी की सरकार है मेघालय में। कामराड संगमा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आपको राजधानी पता होगा शिलोंग इसकी राजधानी है। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये है दोस्तों कि हाल ही में समाचारों में रहा अर्थ शॉट पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? यानी ये पुरस्कार अभी हाल ही में चर्चा में था तो आपको बताना इसका संबंध किससे है? अर्थशास्त्र से है, पत्रकारिता से है, कृषि से है या सिनेमा से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कृषि से संबंधित है अर्थशास्त्र पुरस्कार। ब्रिटेन के द्वारा इस पुरस्कार को दिया जाता है और ब्रिटेन के जो राजा थे प्रिंस विलियम, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो प्रिंस विलियम जी के द्वारा, जो ब्रिटेन के महाराजा थे, उनके द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो ब्रिटेन के द्वारा कृषि के क्षेत्र में अर्थ शॉट पुरस्कार दिया जाता है। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ब्रिटेन के बारे में आप लोग जानते होंगे दोस्तों, यहाँ के जो हमारे सुधा मूर्ति जी लेखिका हैं, उनके दामाद जी ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि सुर्खियों में रहा शंगल नामक युद्ध अभ्यास कहां आयोजित किया गया? पहले बता दूं ये एक नौसैनिक अभ्यास है जो समुद्र तटीय जो तट है वहीं पे किया जा सकता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा जो है वहां पे शंगल नामक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। ये इंडिया और यूएसए के बीच में किया गया है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में किया गया है। और दोस्तों हम अमेरिका के साथ कई अन्य और युद्धाभ्यास करते हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड के ओली में हमने युद्धाभ्यास किया जिसका नाम ही था युद्धाभ्यास। और एक और हम एक्सरसाइज करते हैं जिसको हम मालाबार एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। मालाबार जो एक्सरसाइज है यह भी एक नौसैनिक अभ्यास है। यह क्वाड देशों के द्वारा किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि क्वाड में 4 कंट्री हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए। और यह बात दोस्तों अब गोवा की जाए तो गोवा 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन रहा, यानी स्वतंत्रता के बाद भी इस पे पुर्तगालियों का कब्जा रहा। दरअसल 1510 में पुर्तगालियों ने बीजापुर के जो शासक आदिल शाह थे उन्हें हरा के गोवा पे अधिकार कर लिया था और गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। तो 1510 से लेके 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के अधीन रहा। स्वतंत्रता के बाद भी गोवा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे पुर्तगाली। उसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय का आदेश दिया भारतीय सेना को और भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा में एंट्री की और तत्पश्चात सरेंडर कर दिया पुर्तगालियों ने। और उसके बाद 1961 में गोवा भारत का अंग बन गया। लेकिन
उस समय इसे तत्कालीन समय में केवल केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था या अंग का दर्जा दिया गया था। बाद में 30 मई 1987 को, ये डेट आप याद रखिएगा, 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हम सभी जानते हैं कि गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। यहां पर केवल दोस्तों 2 जिले हैं, एक नॉर्थ गोवा है और एक साउथ गोवा है, केवल 2 जिले हैं। लेकिन अगर यहां पर बात की जाए जनसंख्या की, तो ठीक ठाक जनसंख्या गोवा में मिलती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जो राज्य है वो है सिक्किम। इसे आप नोट कर लीजिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, लेकिन एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है गोवा, जहां पे 2 राज्य, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। और हाल ही में गोवा इसलिए भी सुर्खियों में था कि नल से जल सप्लाई करने वाला जो 2024 का जल जीवन मिशन था भारत सरकार का, उसे प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना गोवा। गोवा जहां के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गोवा में एकमात्र आपको राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, महावीर राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर आपसे कोई पूछे कि महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो आपका आंसर गोवा होगा। और महावीर राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ ये वन्यजीव अभ्यारण्य यानी वर्ल्ड वाइल्ड सेंचुरी भी है। और यहाँ पे 3 अन्य आपको वन्यजीव अभ्यारण्य मिलेंगे गोवा में। एक तो महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, दूसरा आपको मिलेगा वोडला वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ऐसे छोटे राज्यों से वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे जा सकते हैं। बोडला वन्यजीव अभ्यारण्य आपको गोवा में मिलेगा, महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य आपको गोवा में मिलेगा। इसके अलावा कोटीगांव वन्यजीव अभ्यारण्य भी आपको गोवा में मिलेगा, कोटीगांव। तो ये 3 महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य आपको गोवा में मिलेंगे। इसके अलावा एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान महावीर राष्ट्रीय उद्यान आपको गोवा में मिलेगा। जैसा कि आप लोग गोवा के बारे में जानते होंगे, तो यहाँ पे आपको गोवा मिलेगा और गोवा में कई सारी छोटी छोटी नदियां बहती हैं। जैसे मैं बात करूं मांडवी, जुआरी, चपोरा, ये वो प्रमुख नदियां हैं जो बहती हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मांडवी नदी किस राज्य में है, तो गोवा। जुआरी नदी किस राज्य में है, गोवा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों कि हाल ही में जापान ने किस देश के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने का प्लान किया है। दरअसल चाइना के द्वारा बार बार जो धमकी दी जाती है और उत्तर कोरिया के द्वारा जो बार बार धमकी दी जाती है जापान को, अब उसे देखते हुए जापान को लग रहा है कि यूएसए, जिसने हमारी रक्षा की जिम्मेदारी ले रखी है, अगर यूएसए हमारी जिम्मेदारियों से मुकर जाता है, जैसा कि देखा गया है, बहुत सारे इतिहास में देखा गया है कि उसने वियतनाम को छोड़ के भागा था 1995 में, और अभी अफगानिस्तान को छोड़ के भागना पड़ा अमेरिका को, और हाल ही में आपको पता है कि सऊदी अरब जैसे देश भी चिढ़ाने में लगे हुए यूएसए को। तो ऐसे में अब यूएसए के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो रहा जापान का, और जापान ने ये देखते हुए इटली और यूके के साथ, ये 2 जो यूरोपियन कंट्री हैं, उनके साथ मिलके नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने का प्लान तैयार किया है। जापान एक जो प्रशांत महासागर में स्थित द्वीप है, आप लोग जानते होंगे। फ्यूजियामा यहाँ का एक एक्टिव वॉल्केनो है जो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। संध्या देवनाथन, ऋतुराज अवस्थी, गौरव द्विवेदी, अभी चंद्रशेखरन। संध्या देवनाथन दोस्तों ये मेटा इंडिया की हेड बनाए गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए भारत में, मेटा जो फेसबुक का नया नाम है। ऋतुराज अवस्थी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऋतुराज अवस्थी जी भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं, यानी जो भारतीय विधि आयोग है उसके अध्यक्ष हैं ये, तो ये भी नहीं हो सकते। संध्या देवगन जो मेटा इंडिया के अध्यक्ष हैं, ये भी नहीं हो सकती। और रही बात गौरव द्विवेदी जी की, तो गौरव द्विवेदी जी प्रसार भारती के सीईओ बनाए गए हैं, तो ये भी नहीं हो सकते। अब ऑप्शन में बचा है बी चंद्रशेखरन जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, इन्हें बनाया गया है बी इंडिया का अध्यक्ष, बी इंडिया 20 का अध्यक्ष। अब बी इंडिया 20 क्या है, आपके दिमाग में, आपके जहन में ये सवाल बनना होगा। दरअसल बिजरम बिजनेस जो फोरम होता है उनको लीड करने वाला एक संस्था है,
तो G20 देशों की मेजबानी भारत को 2023 में मिल गई है। ऐसे में जो बिजनेस के क्षेत्र की बातें की जाएगी उनकी अध्यक्षता करेंगे बी चंद्रशेखरन, जो टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, इसलिए यह सुर्खियों में था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना की शुरुआत की है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी तमिलनाडु या डी मेघालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु ने स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना की शुरुआत की है। तमिलनाडु जो भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, यहां पर आपको मिलेगा तमिलनाडु, इधर आपको केरला मिलेगा, ऊपर कर्नाटका मिलेगा, बीच में आपको मिलेगा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश मिलेगा, ये तेलंगाना, इधर कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र और इधर छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा आपको मिलेगा। तो यहाँ पे है तमिलनाडु, और तमिलनाडु ने स्वच्छता कर्मचारी विकास योजना की शुरुआत की है। बात अगर तमिलनाडु से के बारे में थोड़ा ब्रीफली किया जाए दोस्तों, क्योंकि दक्षिण भारत के राज्य हैं, इनसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं क्योंकि लोगों को कम नॉलेज होता है इन राज्यों के बारे में। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन। अब ये भारत के हैं, इनका नाम एक अलग प्रकार का आपको दिखाई देगा। तो तत्कालीन जो सोवियत संघ के नेता थे स्टालिन जी, उनके नाम पे इनका नाम इनके पिताजी एम करुणानिधि ने रखा था। एम करुणानिधि के बारे में जानते होंगे, जो 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, डीएमके पार्टी से आते हैं और डीएमके पार्टी ही सत्ता में है तमिलनाडु में। और यहाँ पे राज्यपाल की बात की जाए तो रवि नारायण रवि यहाँ के मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं, जबकि मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु में टोटल जो जिले हैं अगर उनकी बात की जाए तो यहाँ पे 38 जिला है। वैसे आपसे जिला वगैरह कोई पूछता नहीं है, बट नॉलेज के लिए आप रख सकते हैं। और लोकसभा में यहाँ पर सीटें जो है वो 29 है, राज्यसभा में सीटें हैं 18, जबकि विधानसभा में कितनी सीटें हैं ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ये भी शायद नहीं पूछा जाए कभी, बट आपसे सवाल जरूर पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु के विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो उसका आंसर है 234। दोस्तों तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एक नहीं तीन आपको बायोस्फीयर रिजर्व मिलेंगे। जैसा हर बार मैं आपको बताता हूं कि टोटल बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 18 है, ताकि आपको याद हो जाए। इन 18 में से 3 बायोस्फीयर रिजर्व आपको तमिलनाडु में मिलेंगे। एक तो आपको यहां पर मिलेगा जो नीलगिरी है, नीलगिरी हिमालयन क्षेत्र है, वहां पे आपको एक बायोस्फीयर रिजर्व मिलेगा। इसके अलावा एक यहाँ पे मिलेगा अगस्त्यामलाई है, अगस्त्यामलाई पहाड़ी है, वो भी बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु का। और एक आपको यहाँ पर मिलेगा मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार, जो भारत का पहला सामुद्रिक एक तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व है और सामुद्रिक राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो गल्फ ऑफ मन्नार जो नेशनल पार्क भी है, और ये 21 द्वीपों पे, छोटे छोटे द्वीपों पे बसा हुआ गल्फ ऑफ मन्नार, और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो टोटल 3 बायोस्फीयर रिजर्व है तमिलनाडु में, जैसा कि मैंने नीलगिरी की बात की, अगस्त्यामलाई और आपका गल्फ ऑफ मन्नार। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह, जो नीलगिरी थी, इसे ही भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। लास्ट जो है ये पन्ना है, पन्ना मध्य प्रदेश में आपको मिलेगा। पन्ना आपको नेशनल पार्क भी मिलेगा मध्य प्रदेश में, एक टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा तमिलनाडु में अगर राष्ट्रीय उद्यानों की मैं बात करूं, नेशनल पार्क की, तो एक तो आपको अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, जो अन्नामलाई पहाड़ी है, अनाईमुड़ी जिसकी चोटी है, वो एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा, मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर आपसे कोई पूछे मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तमिलनाडु। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तमिलनाडु। इसके अलावा एक मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान है, मधुमलाई। ये सब काफी अटपटे नाम है। मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भी तमिलनाडु में है। और गुंडी राष्ट्रीय उद्यान आपको भी तमिलनाडु में मिलेगा। और 4 महत्वपूर्ण वेटलैंड है, रामसर साइट है तमिलनाडु में। दोस्तों रामसर साइट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि 2 फरवरी 1971 में ईरान का जो शहर रामसर था, वहां आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर एक कन्वेंशन हुआ, एक बैठक हुई, जहां पर यह बात हुई कि हमें
आर्द्र भूमियों को बचाना है, क्योंकि आर्द्र भूमि हमारे पर्यावरण, हमारे पारिस्थितिकी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी के लिए। तो वहां से निकल के आया रामसर साइट, क्योंकि रामसर में ये कन्वेंशन हुआ था। और ये लागू कब हुआ, अगर ये सवाल पूछा जाए तो 1975 में लागू हुआ। भारत ने कब लागू हुआ, तो भारत इसको 1 फरवरी 1981, दरअसल 1 फरवरी 1981 को भारत ने इस पर सिग्नेचर किया था। और इसके बाद जो रामसर साइट हैं, जो हमारे वेटलैंड हैं, वो अस्तित्व में आए। और सबसे पहले भारत में 2 ऐसे आर्द्र भूमि थी, जिसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का आपने नाम सुना होगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये सब शामिल किए गए। अभी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है संरक्षण की, उसमें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और एक लोकटक झील है। लोकटक झील आपको पता होगा मणिपुर में है। तो ये 2 वो हैं, ये भी राष्ट्रीय उद्यान है, और लोकटक झील में भी आपको राष्ट्रीय उद्यान वहां भी मिलेगा। तो इन सब में क्या है कि ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा संरक्षण की जरूरत है। जैसा कि मैंने कहा कि 4 रामसर साइट हैं, तो आप नाम नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए ना, वैसे नोट आप सुन सकते हैं। पहला है, ये 4 है दोस्तों, चित्रागुंडी एक करके है ये। दूसरा है सुचिचेंद्रम, ये एक पक्षी अभ्यारण्य है। और कंजीरंगकुंडलम वर्ल्ड सेंचुरी भी है। और इसके अलावा बैदूर वर्ल्ड सेंचुरी है। तो ये 4 रामसर साइट हैं। टोटल भारत में रामसर साइट कितने अगर आपसे पूछा जाए तो 75 है, 75 हैं। अभी हाल ही में आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे रामसर साइट घोषित किए गए हैं। और यूपीपीसीएस एग्जाम, आरओ एग्जामिनेशन के लिए आपके काफी इंपॉर्टेंट होगा, आप याद करके रखिएगा। और तमिलनाडु एक तटीय राज्य है, तो वहां पे बंदरगाह होने की संभावना बन सकती है, सवाल पूछे जा सकते हैं। तो 3 बंदरगाह आपको तमिलनाडु में मिलेंगे, उनका आप नाम नोट कर लीजिए, जरूर से जरूर याद रखिएगा। एक तो नागापट्टनम है, नागापट्टनम जो बंदरगाह है, अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में है, तमिलनाडु। एक इन्नौर करके है, इन्नौर बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए तो तमिलनाडु। और एक और प्रसिद्ध यहाँ पे बंदरगाह है जिसका नाम है तूतीकोरन। तो तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ किस राज्य में है, तमिलनाडु में। इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में है, तमिलनाडु में। और नागापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो प्रसिद्ध त्योहार है ये पोंगल मनाया जाता है, जिसको उत्तर भारत में हम खिचड़ी, मकर संक्रांति, लोहड़ी के नाम से जानते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का राजदूत किसे नामित किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है, प्रियंका चोपड़ा, शेख हसीना, रतन टाटा या मैरी कॉम। प्रियंका चोपड़ा जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, नहीं, लेकिन ये यूनिसेफ की प्रचारक जरूर नॉमिनेट की गई हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शेख हसीना। शेख हसीना के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं और ये इससे पहले 2 बार प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, तीसरा कार्यकाल इनका चल रहा है। शेख मुजीबुर रहमान का नाम सुना होगा, बांग्लादेश के जो पिता थे, जनक माना जाता है, उनकी सुपुत्री हैं। बाद में उनका और उनके भाई का, यानी शेख हसीना जी के पिताजी का और इनके भाई जी का हत्या कर दिया जाता है। और शेख हसीना जी भारत में आके शरण लेती हैं, बाद में फिर वापस जाती हैं और अवामी लीग जो पार्टी है उसका गठन करती हैं पुनः, और प्रधानमंत्री बन के सामने आती हैं। और इन शेख हसीना जी को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह महासंघ का राजदूत नियुक्त किया गया। मधुमेह के बारे में आप लोग जानते होंगे, 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। डायबिटीज की बात हो रही है, भारत में इनकी ठीक ठाक संख्या है, क्योंकि लोग आलस्य के शिकार हैं यहाँ पे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रथम महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। मनिका बत्रा, मेघना अहलावत या नीलम कुमारी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मेघना अहलावत को प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, चलते चलते एक बात कर लेते हैं टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस के जो स्टार खिलाड़ी हैं शरद कमल जी, उन्हें मिला है इस बार खेल रत्न पुरस्कार, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इससे पहले पुरस्कार मनिका बत्रा जी को मिल चुका था। ये भी स्टार प्लेयर है टेबल टेनिस के। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर।
अगला सवाल है कि हाल ही में भारत ने कितने नए न्यूक्लियर पावर प्लांट को मंजूरी दे दी है, यानी अब और नए न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में बनाए जाएंगे। स्थितियों को देखते हुए ये जरूरी भी था, क्योंकि बिजली संकट कभी भी उत्पन्न हो सकती, भारत में भी कोयला वाला प्रॉब्लम चल ही रहा था। ऐसे में भारत सरकार ने 5 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट को मंजूरी दे दी है। जबकि दोस्तों भारत में पहले से ही कई न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं जिनके बारे में आप लोग जानते होंगे। रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट पहले से है, आपको पता होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि रावत भाटा पावर प्लांट जो है ये किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर है राजस्थान में है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और कुंडलकुलम ये काफी फेमस था, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कुंडलकुलम जो ये पावर प्लांट है ये किस स्टेट में है, तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु में है, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा काकरापारा एक पावर प्लांट है, काकरापारा, ये अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर है गुजरात। और नरौरा उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते होंगे, नरौरा एक पावर प्लांट है जो उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। इसके अलावा कैगा नामक एक और पावर प्लांट आपको मिलेगा कर्नाटका में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पावर प्लांट है जो प्रेजेंट टाइम में अस्तित्व में है। और तारापुर पावर प्लांट को आप भी जानते होंगे, महाराष्ट्र में है। तो ये कुछ पावर प्लांट हैं जिनके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। अब भारत सरकार ने और 5 नए पावर प्लांट की मंजूरी दे दी है, यानी उनका निर्माण किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है। बहुत महत्वपूर्ण खबर, आप इससे ट्रिपल स्टार कर सकते हैं। अनीता अंबानी, पीटी उषा या मैरी कॉम, साइना नेहवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत की तेज तर्रार दौड़ने वाली खिलाड़ी पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ का प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देश की एक ऐसी धावक जिन्होंने कई कीर्तिमान अपने नाम किए। इन्होंने एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक, दोस्तों 4 बार स्वर्ण पदक जीता है। और ये स्वर्ण पदक जो 4 बार इनको मिले हैं वो कब कब मिले हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। 1982 में सबसे पहले, 1982 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता एशियाई खेलों में। इसके बाद 1986 में जब एशियाई खेल हुए तो वहां भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 1990 में जब एशियाई खेल हुआ तब भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और 1994 में भी एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। तो लगातार 4 बार एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय महिला पीटी उषा जी को भारतीय ओलंपिक संघ का प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगर टोटल इनके कैरियर की बात की जाए दोस्तों, तो एशियाई चैंपियनशिप अगर उसकी बात कर लें तो टोटल 14 गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किए, 6 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक इनके नाम रहा। बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व इनका। तो इन्हें भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का कीर्तिमान किसने अपने नाम कर लिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ईशान किशन ने। कल हम लाइव इस मैच का प्रसारण देख रहे थे जियो सोनी लिप पे। क्या कमाल की पारी खेली, 126 गेंदों में 200 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ। और इससे पहले जो सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड था वो क्रिस गेल के नाम था, अब ईशान किशन के नाम हो गया है। कई नए कीर्तिमान बने कल के एक दिवसीय मैच में। विराट कोहली ने 72 शतक बना लिए हैं अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में। और इन्होंने रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ा, जिनके पास 71 शतक बनाने का रिकॉर्ड था। अब इनसे ऊपर केवल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर जी हैं। अगर बात दोस्तों क्रिकेट की करें तो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था जो है वो आईसीसी है, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको दुबई में मिलेगा, जो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। इसके जो हेड हैं वो ग्रेग बर्कले हैं, जबकि सीईओ हैं जोफ अडीज। इसमें टोटल 106 सदस्य हैं। जबकि भारत की अगर बात की जाए तो भारत में सबसे बड़ी संस्था है बीसीसीआई। बीसीसीआई की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। 1928 में इसकी स्थापना हुई। और इससे पहले जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे
वो सौरभ गांगुली थे। अभी हाल में बीसीसीआई के अध्यक्ष बदले गए हैं। कमेंट करके बताइए कि नए किन्हें बनाया गया है। उपाध्यक्ष इसके राजीव शुक्ला हैं और जो हमारे बीच भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं वो हैं राहुल द्रविड़ जी, भारत के दीवार कहे जाते हैं। सचिव बीसीसीआई के हैं जय शाह, जो अमित शाह जी के सुपुत्र हैं। और महिलाओं के जो कोच हैं वो है तुषार अरोठे। अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल है कि हाल ही में किस मूल भारतीय को न्यूयॉर्क फेडरल बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये न्यूयॉर्क होगा दोस्तों, न्यूयॉर्क फेडरल बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है। रंजना कौर, नीलम सिंह सहरावत, सुष्मिता शुक्ला या दिव्या यादव। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सुष्मिता शुक्ला को अमेरिकी प्रसिद्ध बैंक जिसको न्यूयॉर्क फेडरल बैंक के नाम से जाना जाता है, उन्हें उपाध्यक्ष बनाया गया है और ये एक भारतीय मूल की महिला है। अब कहीं ना कहीं अमेरिका पे भारतीय मूल वालों का शासन तगड़ा होता जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कमला हैरिस जो उपराष्ट्रपति वो भी भारतीय मूल की हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल और आखिरी सवाल की ओर। आज का अपना आखिरी सवाल है दोस्तों कि हाल ही में मनोहर देवदास का निधन हो गया। इनका संबंध किससे था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेंटिंग से था। ये एक वाल चित्रकार थे और इनको भारत सरकार ने अभी 2020 में ही पद्मश्री से सम्मानित किया था, तो इनका निधन हो गया। ये थे आज के अपने टॉप 10 सवाल, लेकिन आज मैंने सवालों की संख्या बढ़ाई, इनका संख्या बढ़ा के 14 किया, क्योंकि बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल पिछले कुछ दिनों से छूट गए थे। बीच में एक दिन मैं सेशन नहीं ले पाया था, इसकी वजह से मुझे कवर करना था। ये क्लास सेशन पसंद आया दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और हमारे साथ नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट को। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।